प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है। क्या राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है, या इसके ऊपर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि राजा राम मोहन राय का योगदान क्या है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा राम मोहन राय योगदान की क्या देन है, या राजा राम मोहन राय के विचारों का मूल्यांकन, किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, एक प्रश्न और बनता है इसके ऊपर कि राजा राम मोहन राय को पूर्व और पश्चिम के विचारों में समन्वयकर्ता क्यों कहा जाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने नोट भी किया है, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक क्यों। पूर्व एवं पश्चिम में सामंजस्य, अर्थात राजा राम मोहन राय ने पूर्व मतलब भारत की संस्कृति, पश्चिम मतलब यूरोप की संस्कृति, इन दोनों संस्कृतियों में सामंजस्य कैसे स्थापित किया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस बात के ऊपर होगा। तो ध्यान दें, लेक्चर नंबर 22। बेटा, वास्तव में देखा जाए तो राजा राम मोहन राय आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक कहलाते हैं। अब ये जनक क्यों कहलाते हैं, इसको हम आपको 8 बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे, मगर इससे पहले आप दो डायग्राम समझिएगा। दो डायग्राम समझने के बाद में राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक, पिता, संस्थापक क्यों कहा जाता है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। बेटा, सबसे पहला जो डायग्राम है वो तो ये है कि भाई आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के जितने भी विचारक हैं, जितने भी समर्थक विद्वान हैं, उन सभी का मूल लक्ष्य एक समान है। तो नोट करेंगे, मूल लक्ष्य मतलब राजा राम मोहन राय का ही मूल लक्ष्य क्या है। राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जितने भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, उन सभी का मूल लक्ष्य यही है। क्या? भारत में आत्म चेतना जागृत करना, भारत में स्वावलंबन की भावना जागृत करना, आधुनिकता एवं स्वराज्य का अंकुरण तथा परिवर्धन रहा है। मतलब राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जितने भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, उन सभी का यही लक्ष्य है। तो राजा राम मोहन राय का लक्ष्य यही है। ठीक है। दूसरा है, स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः 3 कालों में विभाजित किया जाता है। मतलब 1947 तक, अर्थात 1885 से 1947 तक का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, इसको हम 3 कालों में विभाजित कर रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, जिससे कि आप अच्छे से सभी विचारकों को समझ सकें। पहला जो काल है वह है उदार राष्ट्रीयता का काल। बेटा, उदार राष्ट्रीयता का काल जो है 1885 से 1905 तक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जो कि ए.ओ. के द्वारा की जाती है ना। 1885 से 1905 तक के जो काल में आते हैं वो राजा राम मोहन राय भी आते हैं, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं। उदार राष्ट्रवादी विचारधारा का जो सिरमौर है वो गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब उदार राष्ट्रवादी विचारधारा का नेता गोपाल कृष्ण गोखले। इनके ऊपर सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए। दूसरा जो काल है उग्र राष्ट्रीयता का काल है। उग्र राष्ट्रीयता का काल 1906 से 1919 है। बेटा, उग्र राष्ट्रीयता के काल के अंतर्गत देखा जाए तो 3 विचारक मुख्य हैं। लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इसका काल है 1906 से 1919। और उदार राष्ट्रवादी विचारधारा का जो नेता है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। यस। और तीसरा है गांधी युग, अर्थात वास्तव में देखा जाए तो स्वतंत्रता आंदोलन का जो तीसरा काल है, या राष्ट्रीयता का जो तीसरा काल है, या राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा काल है वो गांधी युग है, जो कि 1920 से 1947 तक। इसके अंतर्गत हम मोहनदास करमचंद गांधी जी के विचारों को व्यापक रूप में समझाएंगे। अब चूंकि आज तो हमें राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक क्यों है इसकी चर्चा करनी है। बेटा, उदार राष्ट्रीयता के काल के अंतर्गत जितने भी विचारक हो, सारे के सारे विचारक मैंने आपको समझा दिए हैं, मतलब वीडियो अपलोड कर दी हैं। आज हमारा जो उदार राष्ट्रीयता का काल है, इसके अंतर्गत अंतिम टॉपिक है वो है राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक। ये हमने राजा राम मोहन राय के साथ में छोड़ दिया था, इसलिए आज हम इसको ले रहे हैं। बेटा, इसके बाद में हम उग्र राष्ट्रीयता के काल की शुरुआत कल से करेंगे। ठीक है। मतलब उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा या आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा के समर्थक जितने विद्वान सदस्य हैं, विचारक हैं, उन सबको हम आपको आगे बताएंगे। कल इसका श्री गणेश करेंगे। ठीक है। अब बेटा, हमें मूलतः तो क्या समझना है कि जो राजा राम मोहन राय हैं
वो आधुनिक भारत के जनक क्यों कहलाते हैं, या राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के संस्थापक क्यों कहलाते हैं, या राजा राम मोहन राय को पूर्व पश्चिम में समन्वयकर्ता क्यों कहा जाता है। ध्यान दे बेटा, सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है कि राजा राम मोहन राय ने भारत के पुनः उत्थान के लिए ब्रिटिश राज को उपयोगी साधन के रूप में इस्तेमाल किया। मतलब राजा राम मोहन राय ने भारत के पुनः उत्थान के लिए, भारत के पुनर्जागरण के लिए ब्रिटिश राज को, ब्रिटिश शासन को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। मतलब एक उपयोगी साधन के रूप में, एक उपयोगी साधन के रूप में इस्तेमाल किया। क्योंकि राजा राम मोहन राय स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि भाई जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारा प्राचीन दर्शन है, जो हमारे प्राचीन मूल्य वो सर्वोत्तम है, तो हम हमारे प्राचीन मूल्यों को, प्राचीन संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ में जो पश्चिम के अंतर्गत आधुनिकतावादी तत्व हैं, उन आधुनिकतावादी तत्वों को भी हमें स्वीकार करना चाहिए, आधुनिकतावादी तत्वों का विरोध नहीं करना चाहिए। इसलिए इन्होंने वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत में पुनर्जागरण के लिए ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश शासन को एक उपयोगी साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। ये बड़ी विवेक की बात है कि इन्होंने ब्रिटिश राज को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे कि वास्तविक रूप में भारत के अंतर्गत जितनी भी जो कुरीतियाँ हैं, जितनी भी जो बुराइयाँ हैं, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो कमियाँ हैं, वो सब कमियाँ आधुनिकतावादी तत्वों के संयोग से, आधुनिकतावादी तत्वों का ज्ञान होने से दूर होंगी। इसलिए इन्होंने ब्रिटिश राज का जो है उपयोग एक साधन के रूप में किया। मतलब वास्तविक रूप में ब्रिटिश राज का इन्होंने जो है एक उपयोगी साधन के रूप में इस्तेमाल किया। एक बात तो ये नोट करेंगे, नंबर 1 2 बेटा, राजा राम मोहन राय के बारे में यदि मुख्यतः देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने पूर्व एवं पश्चिम, बेटा पूर्व का मतलब भारत, पश्चिम का मतलब यूरोप, तो पूर्व एवं पश्चिम की संस्कृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। मतलब राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, भारत का जो प्राचीन दर्शन है वह सर्वोत्तम है। इसके अंतर्गत जो सर्वोत्तम मूल्य हैं, उन मूल्यों को तो स्वीकार किया जाएगा, परंतु इसके साथ में यूरोप या पश्चिम की संस्कृति के अंतर्गत जो आधुनिकतावादी तत्व हैं, उन आधुनिकतावादी तत्वों को भी स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। मतलब राजा राम मोहन राय प्राचीन भारत की संस्कृति के सर्वोत्तम मूल्यों के साथ में पश्चिम या यूरोप की संस्कृति के आधुनिकतावादी तत्वों का सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, दोनों में संयोग स्थापित कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मध्य युग के अंतर्गत भारत के अंतर्गत जितनी भी कुरीतियाँ, बुराइयाँ फैली हुई थी सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट रूप में कह दिया, क्या कह दिया, एक ईश्वरवाद की धारणा दे दी, एक ईश्वर की धारणा दे दी कि ईश्वर एक ही है, सत्ता एक ही है। इसी के साथ में सामाजिक क्षेत्र में साफ कह दिया कि जो भी ये जाति प्रथा है, पर्दा प्रथा है, इन सब का इन्होंने, सती प्रथा वगैरह जो भी, इन सब का इन्होंने खुल करके विरोध किया। मतलब मूल बात यहाँ ये आ रही कि राजा राम मोहन राय ने पूर्व एवं पश्चिम की संस्कृति के बीच में सामंजस्य स्थापित किया, और पूर्व एवं पश्चिम की संस्कृति में सामंजस्य स्थापित करने के कारण ही राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजा राम मोहन राय मध्ययुग के अंतर्गत जो अंधविश्वास, श्रद्धा व्याप्त थी, उस अंधविश्वास और श्रद्धा से भारत को बाहर निकालने का कार्य कर रहे थे। किसके माध्यम से? यूरोप की, पश्चिम की आधुनिकतावादी संस्कृतियाँ, तत्वों के माध्यम से। और अगर यूरोप की आधुनिकतावादी तत्वों को राजा राम मोहन राय स्वीकार नहीं करते तो भारत मध्ययुग के अंधकार से बाहर नहीं निकलता। मध्ययुग के अंतर्गत वास्तविक रूप में भारत के अंतर्गत श्रद्धा और विश्वास के सहारे लोग जीवन जी रहे थे, और केवल श्रद्धा और विश्वास के सहारे जीवन जीना कोई जीवन जीना नहीं होता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब मानव जाति केवल श्रद्धा और विश्वास के सहारे जीवन जीना व्यतीत कर देती है तो वहाँ पर राजनीति नाम मात्र की नहीं होती है। क्योंकि राजनीति तो वही होती है जहां पर मनुष्य विवेक के सहारे अपना जीवन जीवे, केवल श्रद्धा और विश्वास के सहारे नहीं। मध्ययुग में तो केवल श्रद्धा और विश्वास के सहारे जीवन जिया जा रहा था, इसलिए मध्ययुग को अंधकार का युग कहा जाता है। बेटा आगे अब हम मूल बात पर आते हैं, राजा राम मोहन राय का योगदान या देन या जनक, अर्थात राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता या संस्थापक या जनक क्यों कहा जाता है, या राजा राम मोहन राय ने जो है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत क्या कुछ योगदान दिया है। बेटा वैसे तो देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अनेकों अनुपम महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन सब की चर्चा हम एक एक करके करेंगे। कैसे?
देखिएगा। सबसे जो पहला योगदान है वह है बुद्धिवाद तथा आधुनिकतावाद के प्रतिपादक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बुद्धिवाद तथा आधुनिकवाद, या बुद्धिवाद तथा आधुनिकतावादी तत्वों के प्रतिपादक, या बुद्धिवाद तथा आधुनिकतावाद के प्रतिपादक। मतलब जो राजा राम मोहन राय हैं वो वास्तविक रूप में प्रथम आधुनिकतावादी हैं, या जो राजा राम मोहन राय हैं वो प्रथम बुद्धिवादी तथा आधुनिकतावादी हैं। इसका मतलब ये है कि राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले ये बात कही थी कि किसी भी बात को यदि स्वीकार करना है तो विवेक और बुद्धि के आधार पर ही, तर्क संगतता के आधार पर ही स्वीकार किया जाए, केवल श्रद्धा और विश्वास के आधार पर किसी बात को स्वीकार नहीं किया जाए। जैसा कि मध्ययुग के अंतर्गत भारत में श्रद्धा और विश्वास के सहारे सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में जो परंपराएं थी उनको स्वीकार किया जा रहा था, लेकिन राजा राम मोहन राय ने कहा कि कोई भी परंपरा, कोई भी प्रथा, कोई भी रीति रिवाज तभी सही है जबकि वह तर्क संगतता के आधार पर, तर्क संगतता की कसौटी पर, विवेक की कसौटी पर खरा उतरे, सत्य प्रमाणित हो तो उसको स्वीकार किया जाए, अन्यथा उसे स्वीकार नहीं किया जाए। इसलिए राजा राम मोहन राय जो है प्रथम आधुनिकतावादी कहलाते हैं। क्या? प्रथम आधुनिकतावादी कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज को तभी स्वीकार करने की बात करते हैं जबकि विवेक और तर्क संगतता के आधार पर, बुद्धि के आधार पर वह सत्य प्रमाणित हो। नंबर 2, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत। क्या? भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट कर दिया था कि वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो प्राचीन भारत की जो संस्कृति है, जो दर्शन है, वह श्रेष्ठ है, ये बात सत्य है। लेकिन इसके बावजूद भारत के अंतर्गत, मध्य युग के अंतर्गत जो श्रद्धा और विश्वास के सहारे जीवन जिया जा रहा था, तो फिर इन्होंने भारतीयों को जगाने का प्रयास किया और ये कहा कि आप अपने प्राचीन संस्कृति के तत्वों को देखिएगा, आपकी प्राचीन संस्कृति सर्वश्रेष्ठ रही हुई है, सर्वोत्तम रही हुई है, आपकी प्राचीन संस्कृति के जो मूल्य हैं वो सर्वोत्तम रहे हुए हैं। इसलिए इन्होंने भारतीयों को पुनः जगाने का प्रयास किया कि आप केवल श्रद्धा और विश्वास के सारे जीवन क्यों जी रहे हैं, आप विवेक के आधार पर, तर्क संगतता के आधार पर देखिएगा कि आपकी संस्कृति और आपका प्राचीन दर्शन कितना सर्वोत्तम रहा है। इसलिए राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम पुनर्जागरण का संदेश दिया। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत के अंतर्गत, आधुनिक भारत के अंतर्गत सबसे पहले राजा राम मोहन राय ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता को जगाने का प्रयास किया। सबसे पहले मध्ययुग की दास्तान से निकालने का कार्य सबसे पहले भारत में भारतीयों को राजा राम मोहन राय ने ही किया है। जैसा कि एक विद्वान है वी.एस. नरवणे, वी.एस. नरवणे क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में राजा राम मोहन राय ने पूर्व को हीन माने बिना ही पश्चिम का संदेश स्वीकार करने की प्रेरणा दी। मतलब राजा राम मोहन राय ने पूर्व की संस्कृति को हीन माने बिना ही पश्चिम की संस्कृति को, या पश्चिम के अंतर्गत जो आधुनिकतावादी तत्व हैं उनको स्वीकार करने की प्रेरणा दी। इनका कहना है कि भाई प्राचीन भारत की जो संस्कृति है, दर्शन है, मूल्य, उनको माने आप, लेकिन पश्चिम के या यूरोप की जो आधुनिकतावादी तत्व हैं उनको भी आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट रूप में कह दिया है। तीसरा योगदान, धार्मिक क्षेत्र में योगदान। बेटा, राजा राम मोहन राय ने धार्मिक क्षेत्र में भी अनुपम योगदान दिया है। राजा राम मोहन राय ने वास्तविक रूप में विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तविक रूप में पूरी दुनिया में केवल सत्ता एक ही है, जिसे कि इन्होंने एकेश्वरवाद की संज्ञा दी। अर्थात राजा राम मोहन राय ने एक ही ईश्वर की बात की, एक ही सत्ता की बात की कि पूरी मानव जाति का एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, एक ही सत्ता है, मानव के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और वास्तविक रूप में इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना धार्मिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए ही की है। ठीक है। चौथा है सामाजिक क्षेत्र में योगदान। बेटा, राजा राम मोहन राय ने वास्तविक रूप में सामाजिक क्षेत्र में भी अनुपम योगदान दिया और सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने उपयोगितावादी दृष्टिकोण को अपनाया। अर्थात सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत उस समय विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, जैसे पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, भ्रूण हत्या है, इन सब का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि किसी भी प्रथा, परंपरा को तभी स्वीकार किया जाए जबकि उसकी उपयोगिता हो, उसका कोई लाभ हो, उसका कोई फायदा हो। बिना किसी लाभ के, बिना किसी कारण के किसी प्रथा, परंपरा को
स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए इन्होंने सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, इन सब प्रथाओं का, इन सब कुरीतियों का इन्होंने डट करके विरोध किया। और जब राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन राय की जो है मृत्यु हो जाती है, राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन राय की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद में राजा राम मोहन राय की आंखों के सामने जब जगमोहन राय की पत्नी अर्थात राजा राम मोहन राय की भाभी जी को जीवित जलाया गया, तो ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय का खून खोल उठा। और राजा राम मोहन राय ने उस समय तर्क भी दिया था कि अगर ये प्रथा सही है कि भाई पति की मृत्यु होने के बाद में पत्नी को जीवित जलाया जाए, तो पत्नी की मृत्यु होने पर भी पति को जीवित क्यों नहीं जलाया जाता है, अगर ये प्रथा सही है तो, है ना। तो इस तर्क संगतता की बात करते हैं। पांचवा है आधुनिक भारत के महान शिक्षाविद। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के महान शिक्षाविद हैं। वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने पूरा मतलब भारत और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम की शिक्षा पद्धति में समन्वय किया। इन्होंने वास्तविक रूप में देखा जाए तो पश्चिम की जो स्कूल शिक्षा पद्धति है, इस स्कूल शिक्षा पद्धति को स्वीकार किया और इसी के साथ में पूर्व अर्थात भारत के अंतर्गत जो प्राचीन दर्शन और संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी, उस दर्शन और संस्कृति की शिक्षा को स्वीकार किया। अब भारत की जो प्राचीन भारत की जो संस्कृति और दार्शनिक शिक्षा दी जाती थी, इससे क्या होगा, वास्तविक रूप में विद्यार्थी का नैतिक विकास होगा और पश्चिम की शिक्षा से विद्यार्थी का भौतिक विकास होगा। तो राजा राम मोहन राय इन दोनों ही शिक्षा पद्धतियों में समन्वय की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं। छठा है आर्थिक क्षेत्र में योगदान। राजा राम मोहन राय ने आर्थिक क्षेत्र में भी अनुपम योगदान दिया है। राजा राम मोहन राय के समय में वास्तविक रूप में किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज आता था, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने इसका विरोध किया और इसी के साथ में राजा राम मोहन राय ने इस बात का विरोध किया कि भारत के ऊपर बिना मतलब का खर्चा लादा जा रहा है, बिना मतलब का खर्चा भी नहीं लादा जाना चाहिए। कुल मिलाकर के राजा राम मोहन राय भारत की जो अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेकों सुझाव दे दिए थे। ठीक है, इसलिए आर्थिक क्षेत्र में भी इनका अनुपम योगदान रहा है। बाकी मैंने राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार, राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार, राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार, ये सब अपलोड कर दिए है, आप वहाँ पर व्यापक रूप में देख सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। बेटा सातवां है राजनीतिक क्षेत्र में योगदान। राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक क्षेत्र में भी अनेकों योगदान दिए हैं। राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो वास्तविक रूप में जो है वैचारिक स्वतंत्रता की बात की। इसी के साथ में राजा राम मोहन राय ने किसी प्रकार के परिवर्तन की बात आते तो परिवर्तन के लिए किसी भी रूप में हिंसा क्रांति की बात नहीं की, बल्कि इन्होंने संवैधानिक साधनों के इस्तेमाल की बात की। इसलिए राजा राम मोहन राय को संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा जाता है। नोट करेंगे, राजा राम मोहन राय को संवैधानिक आंदोलन का जनक माना जाता है। ठीक है बेटा, बस इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और अंतिम आठवां है विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन। नोट करें, विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन। राजा राम मोहन राय ने विश्व बंधुत्व का समर्थन किया है। राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व मानव जाति, क्या पूरी मानव जाति ही एक परिवार है। जैसा कि भारत की तो संस्कृति रही है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो राजा राम मोहन राय ने इस बात का समर्थन किया और कहा, क्या विश्व बंधुत्व की बात की कि भाई हम सभी जो है भाई भाई हैं, और इसी के साथ में सभी राष्ट्र राज्यों को जो है प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। इसलिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रवाद का भी समर्थन किया है। जैसा कि राजा राम मोहन राय ने साफ कहा है कभी कि सभी राष्ट्र एवं समुदाय विश्व परिवार की शाखाएं उपशाखाएं, मतलब राजा राम मोहन राय कह रहे हैं कि इस विश्व के अंतर्गत जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी समुदाय हैं, वो सभी विश्व परिवार की ही शाखाएं उपशाखाएं, मतलब पूरी दुनिया को इन्होंने एक परिवार की संज्ञा दी है। और उस विश्व परिवार की जो शाखाएं और उपशाखाएं वो विभिन्न राष्ट्र एवं समुदाय हैं। ठीक है, इसी के साथ में राजा राम मोहन राय ने विश्व नागरिकता की बात की है। जबकि आधुनिक समय में देखेंगे तो प्रत्येक राष्ट्र राज्य की अपनी अपनी नागरिकता होती है, लेकिन राजा राम मोहन राय ने विश्व नागरिकता की बात की है। इसी के साथ में राजा राम मोहन राय ने एक विश्व सभा की स्थापना की भी बात की है। और इन्होंने कहा है कि एक ऐसी विश्व सभा की स्थापना की जानी चाहिए जिसके आधार पर पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो सके, और उस विश्व सभा की अभिव्यक्ति होती है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत, यूएनओ के अंतर्गत। ठीक, आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय ने विश्व सभा की स्थापना की बात की। 1945 के अंतर्गत यूएनओ की स्थापना होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है कि नहीं होती है। तो डेफिनेटली राजा राम मोहन राय के जो ये विचार थे आधुनिक समय में स्वीकार किए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये 8 बिंदु
बिंदु हैं जिसके माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है। इसके बाद में हम निष्कर्ष रूप में कुछ बातें बताना चाहते हैं राजा राम मोहन राय के सभी विचारों का निष्कर्ष। आप नोट करेंगे निष्कर्ष या उपसंहार या सारांश या संक्षिप्त में, जैसा आप लिखना चाहें। निष्कर्ष ने क्या निकालेंगे, अभी तक हमने राजा राम मोहन राय के में जो कुछ भी बताया है समझाया उन सब का निचोड़। क्या निचोड़ निकलेगा कि राजा राम मोहन राय ने सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक जागरण में अनुपम योगदान दिया है। नोट करेंगे, राजा राम मोहन राय ने सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक जागरण में अनुपम योगदान दिया है। मतलब राजा राम मोहन राय ने सामाजिक क्षेत्र में अनुपम योगदान दिया है, आर्थिक क्षेत्र में अनुपम या महत्वपूर्ण योगदान दिया है, धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इसके साथ में राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे, नोट करना है, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने मध्य युग के अंधकार में डूबे भारत को आधुनिक युग के प्रकाश का बोध कराया। मतलब जो भारत था वो मध्य युग के अंधकार में डूबा हुआ था। मध्य युग जिसके अंतर्गत श्रद्धा और विश्वास की बात की जा रही थी, उस श्रद्धा और विश्वास में भारत डूबा हुआ था। तो श्रद्धा और विश्वास से बाहर निकालने का कार्य किसने किया, राजा राम मोहन राय ने किया। नोट करेंगे, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने मध्य युग के अंधकार में डूबे भारत को आधुनिक युग के प्रकाश का बोध कराया। आधुनिक युग के प्रकाश का बोध कराया। सबसे पहले विद्वान हैं ये कौन, राजा राम मोहन राय, इसलिए इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट एक विद्वान है सोफिया फॉलेट। सोफिया फॉलेट कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय इतिहास में जीवंत पुल के रूप में खड़े हैं। नोट करना है, राजा राम मोहन राय इतिहास में जीवंत पुल के रूप में खड़े हैं। मतलब राजा राम मोहन राय एक जीवंत पुल के रूप में खड़े हैं। जीवंत पुल के रूप में कैसे खड़े हैं कि राजा राम मोहन राय ने वास्तविक रूप में प्राचीन भारत की संस्कृति को आधुनिकतावादी तत्वों के साथ जोड़ने का काम किया है, इसलिए एक जीवंत पुल के रूप में खड़े हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय देशवासियों के लिए पंच या मार्गदर्शक थे। अर्थात राजा राम मोहन राय भारतीयों के लिए एक पंच की भूमिका अदा करते हैं, एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में एक पंच की भूमिका अदा करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में पंच निर्णायक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते हैं। और इसी के साथ में राजा राम मोहन राय के बारे में अंतिम जो बात कहेंगे, हम कहेंगे कि 150 वर्षों तक भारत के सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। मतलब राजा राम मोहन राय के योगदान के संदर्भ में यदि देखा जाए, इनके निष्कर्ष के संदर्भ में यदि देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने अपने सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक क्षेत्र में जो भी विचार प्रस्तुत किए हैं, उन विचारों ने 150 वर्षों तक भारत के सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। 150 वर्षों तक। अब आप देखिएगा, इतना प्रभाव राजा राम मोहन राय के विचारों का रहा है, तो क्या इनका योगदान नहीं है, क्या अनुपम योगदान नहीं है? यस, 150 वर्ष तक प्रभावित किया सार्वजनिक जीवन को। ठीक है, और राजा राम मोहन राय के इस योगदान के कारण, किस योगदान के कारण 150 वर्षों तक भारत के सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। भारत के सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, कोई क्षेत्र बचा ही नहीं है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सब क्षेत्रों को प्रभावित किया है। तो 150 वर्षों तक भारत के सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, और 150 वर्षों तक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको प्रभावित किया। तो इसके कारण ही, मैं फिर से कह रहा हूँ, 150 वर्षों तक भारत के सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने के कारण ही, इस योगदान के कारण आधुनिक भारत का जनक कहलाते हैं ये। मतलब 150 वर्षों तक भारत के सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने के कारण राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक कहलाते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस योगदान के कारण, योग मतलब योगदान, इस योगदान के कारण राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक कहलाते हैं, आधुनिक भारत के संस्थापक कहलाते हैं, संवैधानिक आंदोलन के जनक कहलाते हैं, राष्ट्रीय पत्रकारिता के जनक कहलाते हैं। यस, अब इसके आधार पर राजा राम मोहन राय की सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो मुझे विश्वास है आप
राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता संस्थापक क्यों कहा जाता है, इसको अच्छे से समझ गए। अब मान लीजिए यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आधुनिक भारत के जनक तो राजा राम मोहन राय हैं, लेकिन यदि यूरोप के पश्चिम के संदर्भ में देखा जाए तो आधुनिक भारत के जनक कौन है? मैकियावली, इटली के मैकियावली। और आधुनिक भारत के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। इसमें डिफरेंस रखना जरूरी है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपसे पूछा जाए कि भाई पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास के बारे में प्रश्न पूछा जाए और पूछ लिया जाए कि आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के जनक कौन है, तो मैकियावली। और आधुनिक भारत के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हो गया राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता संस्थापक या जनक क्यों है। मुझे विश्वास है आप आज का जो लेक्चर है इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और कल हम शुरुआत करेंगे जो ये स्वतंत्रता आंदोलन का दूसरा काल है, उग्र राष्ट्रीयता का काल या आधुनिक भारत की उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा की सामान्य बातें, और उसके बाद में इसके जो महत्वपूर्ण विचारक है जैसे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इत्यादि जो भी महत्वपूर्ण है वह सारे के सारे हम स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।